लोक नीति संकल्पना, प्रासंगिकता और उपागम। प्रश्न, लोक नीति या सार्वजनिक नीति क्या है? लोक नीति की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर, पृष्ठभूमि। 1. लोकनीति का तात्पर्य है सरकार द्वारा बनाई गई नीति। दूसरे शब्दों में जनता की विविध मांगों एवं कठिनाइयों का सामना करने के लिए सरकार को जो नीतियां बनानी पड़ती है उन्हें ही लोकनीतियां कहते हैं। 2. लोकनीति अथवा सार्वजनिक नीति वह नीति है जिसके अनुसार राज्य के प्रशासनिक कार्यपालक अपना कार्य करते हैं। 3. बहुत से विचारकों का मत है कि लोक प्रशासन लोकनीति को लागू करने और उसकी पूर्ति के लिए लागू की गई गतिविधियों का योग है। 4. जन कल्याण संबंधी सरकारी कार्यक्रमों को निश्चित उद्देश्य व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बनाया जाता है। इससे देश को विभिन्न समस्याओं से उबारने हेतु सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का पता चलता है। 5. ये नीतियां विभिन्न रूपों में जैसे विधि, अध्यादेश, कार्यपालिका के आदेश तथा न्यायिक निर्णय के रूप में हो सकती है। 6. सार्वजनिक नीति का अध्ययन अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में प्रमुखता से किया जाता है। 7. सार्वजनिक नीति सामान्यतया अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, शिक्षा, तकनीकी एवं सामाजिक नीतियों जैसे सामान्य शीर्षकों में वर्गीकृत की जाती है। 8. सार्वजनिक नीति की पहुंच व्यापक होती है, अत्यावश्यक से रुगण्य तक। 9. सार्वजनिक नीतियां आज प्रतिरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, चिकित्सकीय देखरेख एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह निर्माण, कराधान, महंगाई, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों तक विस्तृत हैं। 10. लोक नीति का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि किसी भी राज्य व राष्ट्र की सरकार का। सरकार का स्वरूप चाहे कैसा भी हो, अर्थात सरकार का स्वरूप कुलीनतंत्र हो, राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, निरंकुश तंत्र हो या फिर अभिजात वर्ग का शासन हो, लोक नीति की प्रक्रिया का कार्य साथ साथ चलता रहता है। 11. जनता की समस्याओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए समय समय पर लोक नीति का कार्य प्रगति पर रहा है। 12. वर्तमान में लोक नीति किसी भी शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण व सफल केंद्र बिंदु है, जिसके माध्यम से सरकार अपने नागरिकों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करती है। 13. विकसित एवं विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में लोक नीति एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कोई भी नीति निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका निर्माण एवं क्रियान्वयन लोगों की आवश्यकता के अनुसार निरंतर चलता रहता है तथा परिवर्तन होता रहता है। 14. किसी भी नीति का स्वरूप स्थिर नहीं होता, बल्कि इसमें गतिशीलता एवं लचीलापन दोनों गुण होते हैं। अर्थात नीति निर्धारण एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। 15. भारत में पंचवर्षीय योजनाओं से नीति निर्माण का सफर शुरू हुआ जो आज तक अबाध रूप से चल रहा है, किंतु तब से आज तक शायद ही कोई ऐसी नीति हो जिसकी सफलता और कार्यान्वयन पर प्रश्न चिन्ह न लगाया गया हो। 16. यह जानना आवश्यक हो जाता है कि नीति निर्माण से लेकर क्रियान्वयन के स्तर तक किन खामियों के कारण नीतियां अपने लक्ष्य को पाने में पुनर्तः सफल नहीं होती। 17. एक नीति का निर्धारण होने के बाद भी उसमें बहुत से विषयों पर चर्चा की जाती है। यदि एक बार किसी भी नीति का निर्धारण हो जाए तो यह आवश्यक नहीं कि उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बल्कि उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों एवं समस्याओं पर विचार विमर्श करके पुनः निर्धारण किया जाता है, ताकि एक अच्छी व उत्तम नीति का निर्माण हो सके जिससे देश व देशवासियों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। लोक नीति की परिभाषाएं। 1. हिंज यूला एवं केनीथ प्राइवेट लोक नीति की एक अन्य परिभाषा देते हैं। उनके अनुसार नीति को स्थायी निर्माण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 2. थॉमस आर डे के अनुसार सरकार जो कुछ भी करना चाहे या न करना चाहे लोक नीति कहलाती है। 3. रॉबर्ट आइंस्टीन के अनुसार सरकारी वर्ग का अपने आसपास की चीजों से संबंध लोक नीति कहलाता है। 4. टेरी के अनुसार लोक नीति उस कार्यवाही की शाब्दिक, लिखित या विदित बुनियादी मार्गदर्शक है जिसे प्रबंधक अपनाता है तथा जिसका अनुगमन करता है। 5. दिमाग कहते हैं नीतियां सजगता से निर्धारित आचरण के वे नियम है जो प्रशासकीय निर्णयों को मार्ग दिखाते हैं। नीति एक ओर तो लक्ष्य या उद्देश्य से और दूसरी ओर परिचालन के लिए उठाए गए कदम है। लोकनीति के मॉडल। 1.
संस्थावादी मॉडल। लोक नीति का निर्माण केवल सरकार द्वारा किया जाता है तथा उसमें किसी अन्य संगठन की कोई भूमिका नहीं होती है। 2. समूह मॉडल। लोक नीति का निर्माण सरकार के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन उसमें अन्य संगठनों की भी भूमिका होती है, जैसे मीडिया, जनमत तथा स्वयंसेवी संस्थाएं और दबाव समूह। 3. अभिजात्य मॉडल। लोक कल्याण को ध्यान में रखकर नीति बनाने का दावा किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में नीति का लाभ केवल सरकार के निकटतम लोगों को ही होता है। 4. अभिवृद्धिकारी मॉडल। इसके अनुसार लोकनीति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह एक स्थान पर अथवा एक समय पर नहीं बनाई जाती है, बल्कि उसमें निरंतर सुधार चलता रहता है। 5. कूड़ादान मॉडल। लोक नीति का निर्माण किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक समय में नहीं किया जाता है, बल्कि समय के साथ उसमें अनेक लोगों का योगदान होता है। लोकनीति के अध्ययन का महत्व। 1. सार्वजनिक नीति की समग्र समझ के लिए सार्वजनिक नीति परिदृश्यों एवं पर्यावरणीय शक्तियों के मध्य के संयोजन का विश्लेषण किया जाना चाहिए। सार्वजनिक नीति के विभिन्न आयामों को समझने की घोर आवश्यकता है। 2. वास्तव में आधुनिक विश्व में सार्वजनिक नीतियां मानव जाति की नियति का निर्धारण करती है। मानव मात्र का कल्याण तथा आर्थिक उद्धार सार्वजनिक नीति की निपुणता पर निर्भर है। 3. यदि अकुशल नीतियां साल दर साल जारी रखी गई तो वे नीतियां लोगों के आर्थिक स्तर का ह्रास करने में योगदान देगी। लोकनीति निर्माण की विशेषताएं। 1. लोकहित पर आधारित। 2. सरकारी संस्थाओं द्वारा बनाया जाना। 3. लोक नीति जटिल प्रक्रिया का परिणाम। 4. दिशा निर्देश रेखांकित करना। 5. भविष्योन्मुख। 6. विभिन्न निकायों व प्राधिकरणों का योगदान। लोकनीति के प्रकार। भारत में लोकनीतियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 आधारों पर किया जाता है। विषय वस्तु के आधार पर। विषय वस्तु के आधार पर लोकनीतियां निम्न प्रकार की हो सकती है। 1. आर्थिक। 2. सामाजिक। 3. राजनीतिक। 4. सुरक्षा संबंधी आदि। नीति की तकनीकी प्रकृति के आधार पर। 1. तात्विक अथवा सारगत नीतियां। 2. नियंत्रक नीतियां। 3. वितरक नीतियां। 4. पुनः वितरक नीतियां। 5. निर्माणकारी नीतियां। लोक नीति की अन्य विशेषताएं। लोक नीति निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। लोक नीति निर्माण में कई तत्व शामिल होते हैं, पर ये तत्व कहीं न कहीं आपस में संबंध होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे तत्व भी कार्यशील होते हैं, जिनका पता नीति निर्धारकों को भी नहीं होता। इनका पता लगाना एक जटिल प्रक्रिया होती है, अतः कई निर्णय लेने पड़ते हैं, कई दिशा निर्देश बनाने पड़ते हैं और इस प्रक्रिया में नीति का निर्माण होता है। इनमें से कुछ आसानी से रेखांकित किए जा सकते हैं। 1. यह एक परिवर्तनकामी प्रक्रिया है। नीति निर्माण की प्रक्रिया समाज में निरंतर चलती रहती है। नए युग के साथ साथ इसमें परिवर्तन भी आता जाता है। बदलती स्थिति से यह भी प्रभावित होती है और सदैव प्रेरणा लेती रहती है। 2. नीति निर्माण में कई तत्व शामिल होते हैं। जटिलता निर्माण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। लगभग सभी प्रकार के नीति निर्माण में कई तत्व शामिल होते हैं। मुद्दे, समय और समाज अनुसार इन तत्वों की सक्रियता और भागीदारी में भी फर्क होता है। 3. नीति संरचना का योगदान। प्रत्येक उपसंरचना की लोक नीति निर्माण में एक अहम भूमिका होती है। यह समाज पर निर्भर करता है कि ये उपसंरचनाएं नीति निर्माण में कितनी ज्यादा या कम भूमिका निभा पाती है। 4. निर्णय लेना। नीति निर्माण में निर्णय की अहम भूमिका होती है, क्योंकि निर्णय ही बाद में नीति के रूप में परिणत होती है। 5. दिशा निर्देश रेखांकित करना। अधिकांशतः नीति निर्माण में मुख्य बातों के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनका ब्यौरा नहीं प्रस्तुत किया जाता है। दिशा निर्देश तय हो जाने के बाद उपनीतियों के ब्यौरे बनाए जाते हैं और इन्हें व्यवहार में लाने के लिए नियम आदि बनाए जाते हैं। 6. कार्य रूप में परिणति। कोई निर्णय लेने के परिणाम स्वरूप कुछ कार्य सामने आते हैं। कभी कभी निर्णय को बदलना भी पड़ सकता है, कभी कभी किए गए कार्य और निर्णय दोनों को बदलना पड़ सकता है, और यह भी हो सकता है कि ऐसी स्थिति न आए। सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और लोकनीतियों की सार्थकता उनके कार्यान्वयन में है।
नीति निर्माण प्रक्रिया को सही बनाने की नीति भी एक प्रकार से व्यवहारोन्मुख ही है। हम एक उदाहरण अपने सामने रख सकते हैं जिसमें सरकार की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कोई नीति बनाई जाती है। 7. भविष्योन्मुख नीति निर्माण में भविष्य पर नजर रखी जाती है। यह नीति निर्माण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें भविष्य की अनिश्चितता, शंका और अनुमान को साथ साथ लेकर चला जाता है। यह प्रायः प्रत्येक नीति का आधार होता है। भविष्य अनिश्चित होता है, अतः नीति बनाते समय बहुत कुछ अस्पष्ट छोड़ दिया जाता है और घटाने बढ़ाने की गुंजाइश छोड़ दी जाती है ताकि समयानुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। 8. सरकारी संस्थाओं द्वारा बनाया जाना। लोक नीति का निर्माण व्यक्ति और अर्ध सरकारी संस्थाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, पर ज्यादातर मामलों में लोक नीति मूलतः सरकारी संस्थाओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अन्य मुद्दों का स्थान बाद में आता है। 9. लोकहित की पूर्ति का उद्देश्य। यह कहना बड़ा मुश्किल है कि लोकहित है क्या। लोकहित का साधारण अर्थ होता है आम जनता का हित। इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। लोकहित की अवधारणा लोक नीति को प्रभावित करती है या कभी कभी प्रभावित होने का दिखावा करती है, पर यह नीति निर्माण एक महत्वपूर्ण हथियार होता है। भारतीय संदर्भ। 1. भारत में एक ही विषय को कई मंत्रालयों द्वारा देखा जाता है, जैसे सड़क एवं परिवहन को ही अलग अलग 5 मंत्रालयों द्वारा देखे जाने के कारण कार्य में एकरूपता और तारतम्यता का अभाव रहता है। 2. भारत में नीति निर्माण का कार्य ऊपरी स्तर पर होता है, जो जमीनी स्तर की समस्याओं से अनभिज्ञ होते हैं। ऐसे में नीति के उद्देश्य व क्रियान्वयन में भेद के कारण नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाती। 3. नीति निर्माण पूर्व सलाह व परामर्श प्रक्रिया में वांछित लोगों को शामिल नहीं किया जाता है और न ही विकल्पों पर चर्चा होती है। 4. एक बड़े समूह की मान्यता यह भी है कि नीति निर्माण में अप्रशिक्षित लोगों की संलिप्तता तथा पुरानी व लच नीतियों का ही पालन करना नीति निर्माण की सबसे बड़ी खामी है। 5. कई बार नीतियां बिना किसी अध्ययन एवं शोध के ही तैयार कर ली जाती है, क्योंकि सरकारें प्रायः समस्याओं के ऊपरी कारणों पर ध्यान देती है, उसके बुनियादी कारणों पर नहीं। संभव समाधान। 1. सर्वप्रथम जिस क्षेत्र के संदर्भ में योजना बनाई जा रही है उसके लाभार्थियों को लघु, मध्यम तथा दीर्घकालिक लाभार्थियों में बांटना चाहिए ताकि सभी वर्गों तक आवश्यकता अनुसार लाभ की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। 2. किसी भी नीति के सफल कार्यान्वयन की पहली शर्त है कि उसका त्रुटिरहित होना। अतः नीति पर शोध और गहन अध्ययन किया जाए, क्योंकि प्रायः देखा जाता है नीति निर्माता केवल समस्याओं के ऊपरी कारणों पर ही ध्यान देते हैं, बुनियादी कारणों पर नहीं। 3. नीति के क्रियान्वयन में शामिल अधिकारी जनता के सीधे संपर्क में नहीं होते, अतः वे जनता की आवश्यकता और उसके मनोविज्ञान को प्रायः नहीं समझते। अतः प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को संबंधित क्षेत्र में ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। 4. बुनियादी ढांचे का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि नीतियों को लागू करते समय अक्सर बुनियादी ढांचे की चिंता नहीं की जाती, जिससे प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता या उसमें देरी होती है। 5. उपर्युक्त के अतिरिक्त तकनीकी रूप से दक्ष लोगों को योजना में शामिल किया जाना चाहिए। निष्कर्ष। 1. किसी सामाजिक प्रणाली को अतीत से भविष्य की तरफ गतिशील करने के लिए लोकनीति एक महत्वपूर्ण तंत्र है। उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीकरण के वर्तमान युग में शासन की भूमिका बदल गई है। 2. सामान एवं सेवाएं प्रदान करना शासन का महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु आधुनिक परिस्थितियों में चूंकि शासन समाज की एक संस्था है, जिसका कार्य समाज के विकास के लिए निरंतर होना चाहिए, फलस्वरूप इसकी योग्यता नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में निहित है। 3. लोकनीति में जनता की लोकतांत्रिक अथवा राजनीतिक क्षमता का सुधार सम्मिलित है और यह सामान तथा सेवा प्रदत्त कराने की क्षमता से संबंधित नहीं है। 4. लोकनीति एक अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षा की भूमिका निभाती है। नीति निर्माण का मुख्य लक्ष्य ऐसे मूल्यों का निर्माण करना है जिनके जरिए समाज में व्यक्ति का संपूर्ण रूप से विकास संभव हो सके। वे लोगों को एकजुट करती है और अनुशासित स्थिति बनाए रखती है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary.
The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.